Okay, welcome back. Myself, Dr. Mahasri Shukla, Assistant Professor from Dr. IDMC Science College, Spartan. इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड की डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो 100 ml का RBF, एयर कंडेंसर और वाटर बाथ। इस प्रिपरेशन में हमें जो टेम्परेचर है वो 70-80 डिग्री के आसपास मेंटेन रखना है, इसलिए हमने यहाँ पे वाटर बाथ लिया है। और केमिकल्स 3 प्रकार केमिकल्स की यहाँ जरूरत होगी। सैलिसिलिक एसिड जो हमारा सबस्ट्रेट है 5 ग्राम, एसिटिक एनहाइड्राइड जो हमारा रिएजेंट है और सॉलिड भी है 10 ml या 8 ml ले सकते हैं या एक्सेस भी ले सकते हैं आप। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 वो हमारा कैटलिस्ट है 2 से 3 ड्रॉप्स। ओके, ये हमारा सिंथेसिस रूट है जिसमें सैलिसिलिक एसिड में से हमें क्या बनाना है, एस्पिरिन ओ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एक्चुअली इस रिएक्शन को हम एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन के लिए जनरली रिएजेंट 2 प्रकार के यूज होते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है और जो कैटलिस्ट है जो हमारा लुईस एसिड वो है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ओके, तो अब क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। पहले कौन कौन से क्वेश्चन जो डायरेक्टली रिलेटेड है इस प्रिपरेशन से, और इसकी हम डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। हाउ टू सिंथेसाइज, इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, विच टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, एडिशन है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हमने क्यों लिया है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई हाइड्रोजन एटम ऑफ फिनोलिक ग्रुप रिप्लेस बाय एसिटाइल ग्रुप, और लास्ट में हाउ टू वेरीफाई सिंथेसिस कंपाउंड, वेरीफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका वीडियो, हाउ टू सिंथेसाइज। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड की डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम सैलिसिलिक यूज करेंगे और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एज ए लुईस एसिड मींस कैटलिस्ट यूज करेंगे, और रिएजेंट कम सॉल्वेंट हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे। सबसे पहले 5 ग्राम सैलिसिलिक एसिड राउंड वाटर फ्लास्क में लीजिए। उसके बाद उसमें 8 ml एसिटिक एनहाइड्राइड लीजिए। स्टर करने के बाद उसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के 2 ड्रॉप्स ऐड कीजिए। नाउ हीट द रिएक्शन मिक्सचर फॉर 30 मिनट्स इन वाटर बाथ। आप RBF के ऊपर ग्लास फनल भी रख सकते हैं और एयर कंडीशन भी रख सकते हैं। 30 मिनट के बाद रिएक्शन मिक्सचर में कोल्ड वाटर ऐड कीजिए। एस्पिरिन के प्रेसिपिटेट RBF में ही आने शुरू हो जाएंगे। धीमे धीमे कोल्ड वाटर ऐड कीजिए। एस्पिरिन के वाइट प्रेसिपिटेट ऑलमोस्ट आ चुके हैं RBF में। उसके बाद उसे फिल्टर कीजिए और कोल्ड वाटर से वॉश कीजिए। जो अनरिएक्टेड अगर एसिडिक एनहाइड्राइड रह गया है तो बाय वाटर वॉश के थ्रू वो निकल जाएगा। एस्पिरिन के वाइट प्रेसिपिटेट आने के बाद उसको कोल्ड वाटर से वॉश कीजिए। ओके, अब हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 2 फेज में ये पूरी प्रोसेस होती है। पहले फेज में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है एंड सेकंड स्टेप के अंदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट फेज में क्या होता है, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है जो हमारा लुईस बेस है, और जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है वो हमारा है लुईस एसिड। ओके डन। अब जो लुईस बेस का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर होता है। तो यहाँ से आप 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी निकल के आती है।
या तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को, या तो फिर ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को। तो जनरली और क्वेश्चन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर इसमें ज्यादा किसका है, sp3 या sp2 का। तो जनरली हमें मालूम है कि रूल्स क्या कहता है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है तो उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस जो एटम के बीच के जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर ज्यादा होना चाहिए, मीन्स यहीं से अटैक होना चाहिए। लेकिन अटैक तो यहाँ से हो रहा है, इसका मीनिंग तो हम यहाँ पे जो बेस यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर अगर जिसका ज्यादा नेचर है वो स्ट्रॉन्ग बेस कहेगा, कहते हैं हम इसको, और जिसका कम नेचर है उसको हम वीक बेस कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस उसी को कहते हैं जिसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर यहाँ से प्रोटोनेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन का और उसका जो कॉन्जुगेट एसिड हमें मिलेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी कि ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज कॉन्जुगेट एसिड के कारण ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर वो ज्यादा है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हाइड्रोजन को, डे टाइम हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी एक रखने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, हमें क्या मिलेगा HSO4-, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गवाई तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। ओके डन। तो ऑलरेडी कार्बन से कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, वो कार्बन से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जैस मीन जो कार्बन है, कार्बन पर मीन्स जो कार्बन है वो हाईली इलेक्ट्रो डिफिशिएंट हो जाएगा, मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ओके डन। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जब सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन की बात आएगी तो क्या करेगा, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा, या तो फिर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो OH ग्रुप है वहां से वो ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब क्वेश्चन ये न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोसिटी या तो फिनोलिक OH ग्रुप की होगी या तो कार्बोक्सिलिक OH ग्रुप की होगी। हमारा मेन सेंटर में कौन सा आइटम रहना चाहिए, ऑक्सीजन। ओके डन। लेकिन न्यूक्लियोफिलिटी ज्यादा यहाँ पे होगी फिनोलिक OH, जिसको आप अल्कोहलिक OH ग्रुप भी कह सकते हैं, वो कार्बन पे अटैक। अगर किसको एक क्वेश्चन सर ऑक्सीजन पे क्यों नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन ने ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम वैलेंसी बना चुका है, वो देखो 1, 2 और 3, और नई वैलेंसी कोई बनने वाली नहीं है। इसलिए 100% जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ही अटैक करेगा। अब क्वेश्चन ये था, ये दोनों ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, 100%। यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो एक ही एटम पर स्टेबल है, और यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस जो चार्ज डेंसिटी जो आप इलेक्ट्रो डेंसिटी बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रो डेंसिटी दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच बटी हुई है, इसलिए जो ड्यू टू रेजोनेंस इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। जब यहाँ पे एक ही एटम पे पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेबल है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो 100% यहाँ से अटैक होगा कार्बन पे, डे टाइम ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। डेट अब क्या होगा, अब जो HSO4- था हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो अब प्रोटॉन पे अटैक करेगा। डे टाइम प्रोटॉन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगी, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। एंड लास्ट में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट करेगा। डे टाइम ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड था वो इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा, सिस्टम से ये निकल जाएगा, CH3 सेलुलोज-, जिसे हम एसिटेट एनायन कहते हैं। और लास्ट में जैसे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लॉस करता है उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा 100%। तो अब क्या होगा, जो एसिडेट एनायन है वो प्रोटॉन पर अटैक करेगा, और प्रोटॉन डे टाइम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन तरफ लॉस करके सिस्टम से एक्सिट हो जाएगा। और हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, एंड हमें मिलेगा एस्पिरिन O एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके डन। और लास्ट में
जो सारे और क्वेश्चन थे उसके आंसर देने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एस्पिरिन विच टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है किसका होता है, द हाइड्रोजन एटम ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप बाय एसिटाइल ग्रुप। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है COCH3 एसिटाइल ग्रुप, जिसे हम एसिटॉक्सिक ग्रुप कहते हैं, और एसिटॉक्सिक ग्रुप कहते हैं। ओके ना, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो 100% बाय मेल्टिंग पॉइंट आप वेरीफाई कर सकते हैं, बाय TLC आप वेरीफाई कर सकते हैं, और बाय ग्रुप टेस्ट। अब क्वेश्चन है कौन सी ग्रुप टेस्ट यहाँ पे करेंगे, तो जनरली सैलिसिलिक एसिड में इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इनोलिक मींस COOH, जिसे हम क्या कहते हैं, इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, अगर इसमें इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो 100% वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ कलर देगा, कलर दिखाएगा। यानी कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्लस न्यूट्रल FeCl3 हमें पर्पल कलर मिलता है, हम सबको मालूम है। अगर वही टेस्ट यहाँ पे कर लो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एस्पिरिन प्लस न्यूट्रल FeCl3, 100% आपको वायलेट कलर वहीं पे नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। वो आपकी कंफर्मिटी टेस्ट भी आप वो कह सकते हैं। तो बाय मेल्टिंग पॉइंट, बाय TLC और बाय कंफर्मिटी टेस्ट या फंक्शनल ग्रुप टेस्ट से भी आप कंफर्म कर सकते हैं आपने जो प्रोडक्ट बनाई है वो एस्पिरिन है। ओके डन, तो हमने सारे क्वेश्चन के आंसर देने की यहाँ पे कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।